यदि कोई व्यक्ति देश की अखंडता के लिए चुनौती बनता है, देश के लिए खतरा उत्पन्न करता है, सामाजिक समरसता को क्षति पहुंचाता है, तो हम उसे राष्ट्रद्रोही के तौर पर देखते हैं। लेकिन जब वही काम सरकार कर रही हो, कानून में कानूनी बहुलवाद को बढ़ाते हुए सोशल डिवीज़न को प्रमोट करती हो, कास्ट जाति के आधार पर कानून बनाती हो, जाति के आधार पर व्यवस्थाएं देती हो, तो क्या वो सरकार राष्ट्रद्रोही नहीं है? उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कैसे चलेगा? ये एक बड़ा सवाल है। कानून में एकरूपता न लाना, ये सीधे तौर पर पूरे समाज की संगठनात्मक ढांचे को बिगाड़ने के जैसा है। हमें ये समझना होगा कि पूरे देश को एक संगठित समाज के तौर पर यदि हमें आगे ले जाना है, तो हमारे नीति, नियम, कानून, व्यवस्थाएं, इन सब में एकरूपता होनी चाहिए। दोहरा पैमाना, दोहरी बातें, दोहरा मापदंड, ये समाज के विभाजन को बढ़ावा देगा। लेकिन हैरान करने वाली बात है, केंद्र सरकार हो या तमाम राज्य सरकारें, सबका पूरा पुलिंदा, ताना बाना केवल इसी झूठ पर टिका है कि हम सब भारतवासी हैं। नहीं, हम भारतवासी नहीं हैं। कहीं हम एससी हैं, कहीं एसटी हैं, कहीं ओबीसी हैं, कहीं जनरल। आज भी हम अपनी जातीय पहचान से ऊपर उठ करके अपने राष्ट्रीय चरित्र को धारण नहीं कर पा रहे हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए अगर हम विश्व से अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने आप को कोसों मील पीछे खड़ा पाते हैं। यदि हमको अपने आप को विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित करना है, तो हमें सामाजिक समरसता पर ध्यान देना होगा, कानून की एकरूपता लानी होगी, तभी इन चीज़ों में सुधार हो पाएगा। और अगर हमारे देश में, किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण जो संस्कृति होती है, उस संस्कृति का जो पोषण करने वाली व्यवस्था होती है, वो शिक्षा व्यवस्था होती है। एक बार आप उस शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार कर दीजिए, उसे नष्ट कर दीजिए, वो देश अपने आप नष्ट हो जाएगा। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, तमाम राज्य सरकारों से पूछना चाहता हूं कि किस दृष्टिकोण से, कौन से विजन से आपने ये माना कि आरक्षण व्यवस्था से शिक्षा के स्तर को और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है? इसका जवाब है आपके पास? शायद नहीं है, क्योंकि आपके पास एक मंशा है, एक व्यवस्था है आपके दिमाग में जो सदैव राउंड द क्लॉक 24 घंटे चलती रहती है। वो पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा। कैसे हम किसी प्रकार इन सत्ता में बने रहें। लेकिन आपका इस तरह से सत्ता में बने रहना क्या समाज और देश के लिए अच्छा है? और फिर ये जरा सोचिए कि अगर समाज और देश बिगड़ गया तो क्या आपकी सत्ता रह पाएगी? पड़ोसी देश बांग्लादेश पर गौर कीजिए, नेपाल पर गौर कीजिए। वायुयान का चक्का पकड़ के भागेंगे महोदय, आपको भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये जो खादी पहन करके भौकाल गाड़ते हैं पूरा दिन ना, ये खादी आपके जिस्म से उतार ली जाएगी। सारा ताना बाना और झूठ का पुलिंदा जो है सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। थोड़ा ध्यान कीजिए और देश को सुधारने पर गौर कीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं किसी देश के। और जब आप आरक्षण जैसी नीतियों को ला करके इस देश का बेड़ा गर्क करने का प्रयास करेंगे, तो सोचिए ये देश किस तरफ जाएगा। मान लीजिए आपने सेना में आरक्षण दे दिया, तो अग्रिम पंक्ति पर तो सबसे कमजोर व्यक्ति खड़ा मिलेगा ना आपको। जो अग्रिम पंक्ति के सिपाही होंगे वो सबसे कमजोर होंगे, उसके पीछे थोड़ा कम कमजोर होंगे, और सबसे पीछे तो सबसे मजबूत सैनिक खड़ा होगा ना। फिर बताइए युद्ध कैसे जीतेंगे आप? मुझे जवाब दीजिए, आप युद्ध जीतेंगे कैसे? और ये माइनस नंबर वाले नीट पीजी में जो आपने माइनस कटाव की व्यवस्था की है, ये जब लोग एमडीएमएस बनेंगे और अगर संयोग से, ईश्वर न करे, आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको कहीं सर्जरी करानी पड़ती है, और आप चले गए, थोड़ा सा आपको स्टमक में थोड़ा सा पेन हुआ और सर्जन ने बताया कि आपको यहाँ सर्जरी करनी पड़ेगी, क्या आप कराएंगे? ऐसे लोगों से सर्जरी कराएंगे? तब तो शायद जरा सी खांसी आ जाएगी तो विदेश भाग जाएंगे इलाज कराने के लिए। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेज देंगे, यूनाइटेड किंगडम भेज देंगे, ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे, इंग्लैंड भेज देंगे। और यहाँ आम आदमी आपके किए गए कृत्य का दंश भोगने के लिए विवश होगा। अरे जाके देखिए जिला अस्पतालों में जो आपके सांसद और विधायक है ना, वो जनपद का एक जिला अस्पताल है, उसको मजबूती से नहीं चला पाते। एक आम आदमी जब वहाँ इलाज के लिए जाता है तो डॉक्टर साहब नदारत रहते हैं, और रहते भी हैं तो विशेषकर उन लोगों पर ध्यान देते हैं जो उनकी प्राइवेट क्लिनिक पर जाते हैं। वहाँ की मशीनें अक्सर खराब होती हैं। कभी गौर किया है आपने? एक छोटा सा चिकित्सा का सिस्टम आपसे नहीं संभाला जाता है, और ये जो खादी पहन करके झूठ का पुलिंदा तैयार करते हैं, बकवादीपना कि माइक की गर्दन पकड़ के मारे लंबी डींग और करे प्रमाणिक तर्क से गधा कह दो सिंह। कब तक ये सब चलेगा? इस देश को बर्बाद मत कीजिए। अरे इंसाफ की डगर पर चमचो दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसको तल के। ये व्यवस्थाएं कब तक चलेंगी? ये बेईमानी कब तक रहेगी? हम क्यों नहीं अपने सभी जब हम योजनाएं बनाते हैं तो हम क्यों टारगेट करते हैं कि हम एससी और एसटी के लिए योजनाएं लेके आए, हम ओबीसी के लिए योजनाएं लेके आए? क्या ये योजनाएं जाति केंद्रित ना होकर के व्यक्ति केंद्रित नहीं हो सकती हैं? इस पर विचार नहीं किया जा सकता है? करना होगा आपको। जिस तरह अभी नीट रेगुलेशंस आए हैं 2026 के, सॉरी जो यूजीसी के रेगुलेशंस आए हैं 2026 के, और उस पर आप बड़ी मजबूती से, आपके सत्ता पक्ष के नेता कह रहे थे कि इस नियम को सबको मानना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई और मौके पर इसको स्थगित कर दिया गया। क्यों दी गई पता है आपको? क्योंकि आप सामान्य वर्ग को बिनपेदी का लोटा समझने लगे, बेवकूफ़ समझने लगे। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूम रहे हैं, कमल गट्टा लेकर करके, गाड़ियों में पंजा वो कमल का फूल लगा करके, ये हम लोगों की देन है।
हमारी 2-3 पीढ़ियों से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को बनाने का काम कर रहे हैं। जनसंघ से लेकर के जनता दल और भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने केवल राष्ट्रहित पर वोट दिया था, लेकिन तुम तो जाति हित पर चले आए। हमने तो राष्ट्रहित साधा था, तुमने जाति हित साधना शुरू कर दिया और जातिगत जनगणना की तरफ पूरा विपक्ष खड़ा रहता है, पूरा विपक्ष लामबंद रहता है कि जातिगत जनगणना कराइए। क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं आप लोग? क्या भारतीय होना पर्याप्त नहीं है क्या? मैं भारतीय हूं बस इतना ही पर्याप्त नहीं है? आप मेरी जाति क्यों जानना चाहते हैं? क्या इसके पीछे सत्ता का संतुलन साधना तो नहीं है? कि इसके पीछे वोट बैंक की राजनीति को हवा देना तो नहीं है? जात पूछकर आप करेंगे क्या? आपको केवल हमारे भारतीय होने से क्या दिक्कत है? बहुत से लोग राजनीति से बेदखल हो जाएं अगर केवल आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं और वर्ग विशेष के लिए बनाए गए कानून समाप्त कर दिए जाए तो उनकी झूठ की कलाई तुरंत खुल जाएगी ना। ये सरकार का जो रवैया है, जिस तरह से जिस तहत सरकार काम कर रही है, ये बहुत ही अपने आप में चिंता का विषय है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर रहा होता तो उसके खिलाफ हम लोग रासुका के तहत कार्रवाई करते। ये पूरा सिस्टम उसको एक अपराधी मानता। लेकिन आप तो वही बात है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। कैंसर हॉस्पिटल भी आप ही खोलेंगे और गुटखा भी आप ही बेचेंगे। लोगों को गुटखा बेचने का काम, तंबाकू बेचने का काम भी आप ही का होगा और कैंसर हॉस्पिटल भी आप ही खोलेंगे। कैसे चलेगा? झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबैना, कितना झूठ बोलेंगे आप? ऐसे चलता है देश। राम के नाम पर राजनीति करना और राम के चरित्र को धारण करना, दोनों में बहुत फर्क होता है श्रीमान जी। शायद आप लोग की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। नैतिकता की बात करना और नैतिक होना जमीन आसमान का फर्क है। यदि ऐसा ना होता तो क्या देश के साथ आप इतना बड़ा धोखा करते, इतना बड़ा आघात करते? देश का सामान्य वर्ग जिसने विदेशी आक्रांताओं से लेकर के आजादी की लड़ाई तक में सदैव नेतृत्व किया, पहली पंक्ति में खड़ा मिला, आज आपकी सारी योजनाएं उसके खिलाफ क्यों बनती हैं? एक जो बात कही जाती है, कुमार विश्वास जी ने एक बात कही थी कि तुमने मस्जिद बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिद बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर? उसी तर्ज पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, सभी वर्गों का विकास करने के लिए क्या सामान्य वर्ग का दमन करना जरूरी है? जब आरक्षण नीति से आप किसी वर्ग का उत्थान करना चाहते हैं तो उसी नीति के तहत सामान्य वर्ग का पतन क्यों करना चाहते हैं? सामान्य वर्ग के पतन का मार्ग क्यों प्रशस्त करते हैं? उदाहरण से मैं आपको बताना चाहूंगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा कम क्यों होती है अन्य वर्गों की अपेक्षा? क्या वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं? उनके 4 हाथ पैर होते हैं, सर पर सींग होती है, राक्षस है वो। उनका एक काम है कि वो अन्य वर्गों को बुला बुला करके उनका शोषण करें। आपने हमें स्थायी शोषक होने का तमगा किस आधार पर दिया है? ऐसी कोई घोषणा तो आपने नहीं की है, लेकिन सरकार की नीति, नियम, कानून और मंशा में सीधे तौर पर यह स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि आप हम लोगों को शोषक मानते हैं। ऐसे शोषक जिन्होंने 5000 साल तक देश को केवल लूटा है, लोगों को गुलाम बनाए रखा है और शायद तमाम लोगों को पानी भी पीने नहीं दिया है। ये तमाम कल्पित कहानियां इधर उधर दौड़ रही हैं। हम सामान्य वर्ग के लोग, इतिहास उठा करके देख लीजिए, लोकतंत्र की कई पीढ़ियां गुजर गईं। 26 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक के भारत की गणना आप देख लीजिए। क्या सामान्य वर्ग ने अपने लिए कोई विशेष व्यवस्था मांगी है? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं, और नहीं मांगी तो आप किस आधार पर कहते हैं कि सामान्य वर्ग शोषक है? अगर मैं आप ही की बात करूं तो चलिए ठीक है, हमें न किसी का शोषण करने की फुर्सत है, न हम अपना शोषण करवाना चाहते हैं। लाइए, बेशक लाइए आप यूजीसी रेगुलेशन 2026, लेकिन हमारे लिए अलग शैक्षिक संस्थान की व्यवस्था कर दीजिए जिसमें मेरिट होल्डर जो अध्यापक होंगे वही पढ़ाएंगे, और वो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए अलग शैक्षिक संस्थान की व्यवस्था करिए जिसमें आरक्षित कोटे के अध्यापक पढ़ाएंगे। हमारे लिए अलग अस्पतालों की व्यवस्था करिए जिसमें मेरिट के जो चिकित्सक होंगे वही इलाज करेंगे और आरक्षित कोटे से आए डॉक्टर उन लोगों का इलाज करेंगे। बांट दीजिए इस देश को। और अगर इस देश का बंटवारा आप नहीं चाहते हैं, जातीय संघर्ष नहीं चाहते हैं, सांप्रदायिक भावना को दबाना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, तो फिर आपको कानून में एकरूपता लानी पड़ेगी। देश को एक नियम से चलाने का प्रयास करना होगा। सबको समान बनाना तो प्रकृति के हाथ में भी संभव नहीं दिखता। प्रकृति ने भी सबको समान नहीं बनाया है, क्योंकि समानता एक अवधारणा है जिसकी धरातल पर कोई सच्चाई नहीं दिखाई पड़ती है। हाँ, ये जरूर है कि सभी लोगों को अवसरों की समानता उपलब्ध कराई जा सकती है। हर व्यक्ति को, अब जब ये बात कही जाती है कि हम सब भारतवासी हैं भाई और सब लोग बराबर हैं, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, राइट टू इक्वलिटी, तो क्या सभी लोग प्रधानमंत्री के बराबर हो जाते हैं क्या? हर किसी का प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री के जैसा हो जाता है क्या? कोई भी व्यक्ति अपनी गुण, कर्म, स्वभाव, आचार, व्यवहार और ज्ञान के आधार पर समाज में प्रतिष्ठित होता है। हाथ में आरक्षण का कटोरा लेकर के भिक्षाटन करने से किसी व्यक्ति की योग्यता नहीं बढ़ती है। सरकार को इस बात को समझना पड़ेगा और सभी वर्गों के विकास के लिए हम सब अपना सहयोग देने को तैयार हैं और हमेशा से देते आए हैं। जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सबका शोषण किया है, ठाकुरों ने सबका शोषण किया है, बनियों ने सबका शोषण किया है, इस बनियों ने इस देश की अर्थव्यवस्था चलाई है, क्षत्रियों ने इस देश की सुरक्षा की है और ब्राह्मणों ने संस्कृति का पोषण किया है।
अगर आप हजारों साल की मुगलों की दासता के बाद भी, हजारों साल की परतंत्रता के बाद भी आज अगर हिंदू संस्कृति में सांस ले रहे हैं तो इसका श्रेय इन्हीं लोगों को जाता है। मत भूलिए इस बात को। और ये जो एजेंडा, ये जो बाम सेफ का एजेंडा आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ते रहते हैं, जरा इतिहास की किताबों को खोलकर पढ़िए, पूर्वाभास से ग्रस्त मत होइए, वास्तविकता को जानने का प्रयास करिए, तो शायद आप ये गलती नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है, तब ये देश आज इस स्थिति में है। यदि इस देश को इसी तरह बांट के, फूट डाल करके, विभाजित करके चलाना था तो फिर क्या जरूरत थी आज़ादी की? क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण तो हम देख रहे हैं, सत्ता तो हस्तांतरित हो गई, सत्ता बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली, चेहरा बदला पर चरित्र नहीं बदला। अंग्रेज चले गए, क्या शोषण बंद हुआ? नहीं, शोषण का तरीका बदला है, लेकिन शोषण आज भी हो रहा है। आज भी सरकारी दफ्तरों में बैठ करके खुलेआम घूसखोरी चल रही है और जनता का तेल निकाला जा रहा है। आज भी टूटी फूटी सड़कों पर लोग चलने को विवश हैं, टैक्स पेयर्स होने के बाद भी जो उनका हक है उससे वो वंचित हैं। अपने ही काम के लिए उनको घूस देना पड़ता है, साफ सुथरे काम के लिए। गलत काम के लिए तो मैं मानता हूं लोग सुविधा शुल्क देने का प्रयास करते हैं कि हमारा काम आसानी से हो जाए, यहाँ सही काम के लिए भी घूस देना पड़ता है। देश में इतनी सारी समस्याएं हैं, इस पर काम करने के बजाय सरकार की एक मंशा है कैसे भिन्न भिन्न वर्गों को विभाजित किया जाए और उनमें फूट डाली जाए, वोट बैंक साधा जाए। क्या इसी तरह आप देश को चलाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है। अगर आपको लगता है कि जनता मूर्ख है तो आपको इसी यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में जिस तरह से सामान्य वर्ग सड़कों पर उतरा है, आपको शायद हमारी ताकत का आभास हो गया होगा। अगर आगे भी इस तरह से कोई सामान्य वर्ग के विरुद्ध, सामान्य वर्ग की बात जब मैं करता हूं तो राष्ट्रहित की बात है, क्योंकि सामान्य वर्ग ने अपने लिए नहीं मांगा है कुछ। वो चाहता है देश का हेल्थ केयर सिस्टम टॉप क्लास का हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम टॉप क्लास का हो, हमारी सुरक्षा व्यवस्था सबसे सुदृढ़ हो, कानून में एकरूपता हो। हमें नहीं चाहते, हम अपने आप को पिछड़ा नहीं मानते हैं। हम कितनी भी दयनीय स्थिति में होते हैं, हम सदैव स्वाभिमान से परिपूर्ण होते हैं। हम अपने आप को भिखमंगा नहीं मानते हैं, हाथ में आरक्षण का कटोरा लेकर के समानता की भीख नहीं मांगते हैं। हम मेरिट के उपासक हैं। हम जानते हैं कि हम अपने गुण कर्म स्वभाव, अपनी श्रम से, अपनी मेरिट से, अपनी प्रतिभा से हम समाज में वांछित मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो एक चेतावनी सरकार को है कि आप कानून व्यवस्था, नीति नियम में ऐसी समानता लेकर के आइए कि समाज को संगठित तौर पर चलाया जा सके। अगर कानून में ही समानता नहीं होगी तो जनता में समतामूलक समाज की स्थापना करना एक कपोल कल्पना होगी। और फिर अपने भाइयों से भी अपील करना चाहूंगा कि आपने बहुत ही शानदार और जबरदस्त जो एकजुटता का आपने परिचय दिया है, सरकार की जड़ें हिल गई हैं इससे। इन्हें आभास हो गया है कि अब फुटबॉल की तरह सामान्य वर्ग का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। सामान्य वर्ग को बिन पेंदी का लोटा मानते थे, जो सर्वदलीय यात्रा करता था, सभी दलों का उपासक बना हुआ था, सबका सहयोग करता था, सबका साथ सबका विकास जैसे जुमले पर वो अग्रणी रहता था, लेकिन वहां उसके मत का, उसकी बातों का कोई मोल नहीं था, कोई स्थान नहीं था। अब इनको आभास हुआ कि हमारी ताकत क्या है। बस आपकी इसी एकजुटता को मैं प्रणाम करता हूं और आगे अपील करता हूं कि सरकार की तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ अभी भी हमको जंग लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक छोटी सी लड़ाई है। अभी बहुत बड़े बड़े पड़ाव आएंगे, बहुत सी व्यवस्थाओं के खिलाफ हमको लड़ना है। SC/ST एक्ट के चलते ना जाने कितने विष्णु तिवारी जेल की काल कोठरी में बंद हैं, उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है। आरक्षण नीति के तहत ना जाने कितनी देश की प्रतिभाओं का आए दिन गला घोटा जा रहा है, उनका तिरस्कार हो रहा है। अयोग्य लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है, योग्य लोगों का तिरस्कार किया जा रहा है। ये अपने आप में देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हम आप मिलकर ही इस परिपाटी को, इस व्यवस्था को बदल सकते हैं।